channels, 15 languages, 20. आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट में, वो आपके साथ अबू हुरैरा। कर्नाटक का नाटक आखिरकार खत्म हो गया। अब से कुछ देर पहले कर्नाटक के नाटक का आखिरी सीन अब निकलकर सामने आ चुका है, क्योंकि इतने दिनों से जो नाटक चल रहा था, जो ड्रामा था, जो कर्नाटक की सियासत पर एक बहरान आया था, वो अब से कुछ देर पहले असेंबली में खत्म हो गया है। कुमारस्वामी एतमाद का वोट हासिल नहीं कर सके हैं। जाहिर सी बात है कि कर्नाटक के जेडीएस कांग्रेस से इत्तेहाद सरकार अब गिर गई है। आज ऐवान में वोटिंग में सरकार के हक में 99 वोट पड़े और अपोजिशन में यानी विपक्ष में 105 वोट पड़े। इस तरह से कुमारस्वामी यानी जेडीएस और कांग्रेस इत्तेहाद की सरकार गिर चुकी है। एतमाद का वोट और अक्सरियत साबित नहीं कर सके कुमारस्वामी, और इस तरह से कुमारस्वामी की 14 महीने पुरानी सरकार का आज इख्तिताम हो गया। जब से कर्नाटक की सरकार बनी थी, लगातार इस सरकार पर खतरे के बादल मंडरा रहे थे, और अब वो आखिर वक्त आया। पिछले 4 दिनों से लगातार एक बहस हो रही थी ऐवान में, और आज आखिरकार वो वक्त आया है जब तस्वीर एक तरह से कर्नाटक हुकूमत की साफ हो गई है। जो सियासी बहरान कर्नाटक का था, उसकी तस्वीर एक तरह से क्लियर हो गई, और कुमारस्वामी एतमाद का वोट हासिल नहीं कर सके। कांग्रेस और जेडीएस की मुत्तहदा हुकूमत गिर गई है। आपको बताते चलें कि आज सुबह से ही बहस चल रही थी एतमाद का वोट हासिल करने के लिए। एतमाद के वोट पर बहस चल रही थी, लेकिन कुमारस्वामी अपनी सरकार को नहीं बचा सके। 99 वोट कुमारस्वामी की सरकार को मिले, जबकि 105 वोट अपोजिशन के खाते में गए, और इस तरह से कुमारस्वामी और जेडीएस और कांग्रेस की इत्तेहाद की जो सरकार थी वो आखिरकार गिर गई और सरकार चली गई। अब बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि कर्नाटक की सियासत का अब अगला कदम क्या कुछ होगा, किस तरह की तस्वीर अब कर्नाटक की सियासत में बनेगी। क्या वाकई में कर्नाटक में नए तरीके से इंतखाबात कराए जाएंगे, या फिर बीजेपी अब सरकार बनाएगी और कमल अब कर्नाटक में एक बार फिर खिलेगा। यह देखना बहुत अहम होगा, बहुत दिलचस्प होगा कि आखिर कर्नाटक में अब क्या कुछ होता है। और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों में आप देख लीजिए कि बीजेपी लीडर येदियुरप्पा किस तरह से जो एमएलएज हैं, अरकान असेंबली है, उनके बीच घिरे हुए हैं। बीजेपी के खेमे में एक तरह से जश्न मनाया जा रहा है। यह असेंबली के अंदर की तस्वीरें हैं। जिस वक्त कुमारस्वामी की हुकूमत गिरी, उसके बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि स्पीकर ने बहुत अहम रोल अदा किया, और कई दिन तक यह ड्रामा एक तरह से ऐवान के अंदर चलता रहा। लेकिन जिस तरह से बीजेपी लगातार कह रही थी कि अवाम का पैसा बर्बाद किया जा रहा है और जल्द से जल्द इस पर नतीजा आना चाहिए, आज कुमारस्वामी ने भी एक लंबी तकरीर ऐवान में की, और उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि गिनती होनी चाहिए और एतमाद का वोट होना चाहिए। लेकिन एतमाद का वोट हासिल नहीं कर सके कुमारस्वामी। तो चलिए इसी इश्यू पर हम बात करेंगे कि आखिर कर्नाटक की सियासत का अब अगला रुख क्या कुछ होगा। इसी पर बात करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ इस वक्त मुदब्बिर अहमद खान साहब लीडर हैं कांग्रेस के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुल्ताना बेगम जी मेरे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कर्नाटक की सियासत को बहुत अच्छे से समझती हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। नवीन कुमार साहब स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, वो भी मेरे साथ जुड़ गए इस डिबेट में। इनके अलावा संतोष पाठक साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ गए। तमाम मेहमानों का बहुत इस्तकबाल और वेलकम करते हैं। मैं सबसे पहले मुदब्बिर अहमद खान साहब आपसे शुरुआत करना चाहूंगा कि आखिरकार तस्वीर साफ हो गई कर्नाटक की। कब से है मुदब्बिर जी? बिल्कुल साफ हो गई, और मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा बीजेपी को कि फिर से एक बार डेमोक्रेसी का कर्नाटक में खून हुआ है। ये बीजेपी के चलते हुआ है, और इनका जो ये जो इरादा था कि सारे हिंदुस्तान में सैफरन, ये जो इनका लोटस सारे हिंदुस्तान में लहराए, तो ये आज वापस कर्नाटका में हुआ है। लेकिन जिस तरीके से हुआ, ये कौम के जो आवाम के लिए बहुत
दर्दनाक दौर से गुजरना पड़ा है, क्योंकि ये चीज सही नहीं हुई है जो भी किया गया। इन्होंने पावर में आने के लिए कोई भी हथकंडा इस्तेमाल करके ये वापस इख्तियार में आने के लिए मुदब्बिर खान साहब कब तक बीजेपी को आप कोसते रहेंगे? अब अपनी कमियां क्यों नहीं गिना रहे हैं कि जेडीएस और कांग्रेस के बीच में बन नहीं पाई? बिल्कुल कमियां नहीं है। देखिए आज अपने खेमे में कमी, उसे क्यों नहीं गिना रहे हैं आप मुदब्बिर साहब? नहीं, बिल्कुल यही बात कहना चाह रहा हूं मैं। आज सबसे बड़ी कमी हो गई है, आज जो पैसों के बलबूते पे खरीदा गया है, ये सारा हिंदुस्तान जानता है कि पैसे के बलबूते पे आज हमारे एमएलए को और जेडीएस के एमएलए को खरीदा गया है। आज ये कमजोर एमएलए जो ये इनके जो आज इनके पास जो बिक गए हैं, ये अफसोस की बात है। आज इतना पैसा दिए हैं कि सारी जिंदगी ये कमा नहीं सकेंगे, इतना पैसा देके खरीदा है। तो ये खरीद फरोख्त करके इख्तियार में आने के लिए कोई भी हद तक जा सकते हैं। ये मुदब्बिर साहब, कुमारस्वामी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि वो एक्सीडेंटल सीएम थे, बहुत परेशान थे, वो बनना नहीं चाहते थे, किस्मत उन्हें यहां पर खींच के लाई और शुरू से वो शिकायतें करते रहे। जो अलायंस था, अलायंस से वो बहुत ज्यादा खुश नहीं थे, कहीं ना कहीं वो दबाव में थे, प्रेशर में थे। जो कमियां अपने खेमे में, वो आखिर क्यों नहीं गिना रहे मुदब्बिर साहब? क्या सिर्फ बीजेपी का दबाव था? क्या सिर्फ बीजेपी ने पूरा गेम किया? ये बातें अलग हैं, लेकिन जो अपनी कमियां, उसे भी तो गिनाइए मुदब्बिर साहब। नहीं, कमियां कुछ थी नहीं ना, उनको प्रेशर में इसलिए क्योंकि उनके एमएलए कम थे और उनको सीएम बनाया गया और उनके खुद के फैमिली में जो इश्यूज थे उसको मद्देनजर रख के उन्होंने ये बात पेश की है। लेकिन कभी भी ये नहीं कहा कि मैं एक्सीडेंटल सीएम बना हूं। वो कभी ये कहते हैं कि एक्सीडेंटल मैं एक पॉलिटिशियन बना हूं। आप ये बात गौर से समझिए, क्यों कभी भी इन्होंने कहा नहीं कि मैं एक्सीडेंटल सीएम बना हूं, एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन बना हूं करके ये बात उन्होंने कभी भी कबूल की है। और हमारी पार्टी के साथ उनका जो आज जो समझौता हो के जो काम हम लोग जो मिली जुली सरकार बनाए थे, ये उनका बिल्कुल 100% इसमें ताउन था और उसकी वजह से वो सीएम बने। छोड़ के चले गए ना, आज सरकार क्यों गई मुदब्बिर साहब? अपने ही लोग छोड़ के चले गए, जो नाराज थे, जो सरकार इसीलिए वो जेडीएस और कांग्रेस के ही थे, नाराज थे ना पार्टी से। बिल्कुल जेडीएस और कांग्रेस के थे, बिल्कुल नाराज तो थे। लेकिन देखिए, आप भी जानते हैं मिली जुली सरकार में सबको खुश करना बहुत मुश्किल होता है। सबको खुश करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर कोई अपनी ख्वाहिशात तवक्कुआत रख के बैठे रहता है पार्टी से, क्योंकि वो भी पार्टी के लिए कंट्रीब्यूट किए होते हैं। यही सारी कमियां रही मुदब्बिर साहब, मैं कह रहा हूं कि यही सारी कमियां का फायदा बीजेपी ने उठा लिया। इन कमियों को भी गिनाइए, ये सब कमियां रही कि सबको आप खुश नहीं कर पाए। बिल्कुल ये कमियां थी, अपनी कमी है, मानता हूं ये बात। मैं वही कह रहा हूं कि ये कमियां, इन कमियों पर भी नजर जानी चाहिए। नवीन जी, जिस तरह से कांग्रेस और जेडीएस को मैंने देखा कि ऐवान में असेंबली में मुबारकबाद दे रहे थे बीजेपी को, और बीजेपी के खेमे में बहुत खुशी थी। येडियुरप्पा साहब खुशी मना रहे थे, जितने एमएलएज बीजेपी के थे वो एक तरह से खुशी मना रहे थे। बीजेपी के क्या वाकई में कर्नाटक में अच्छे दिन आ गए? नहीं, बीजेपी के नहीं, देश की जनता के अच्छे दिन आ गए अब्बू भाई। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अभी कांग्रेस के नेता बोल रहे थे कि भाई भाजपा ने कर दिया। मैं इसके विषय में बाद में आऊँगा, लेकिन पहले कहूँ कि तेलंगाना के अंदर कांग्रेस के लोग विधायक टीआरएस में शामिल हो गए, चार के चार। तो क्या वो भी भाजपा ने कर दिया क्या आंध्र प्रदेश में जो छोड़ करके गए हैं अभी और वहाँ रीजनल पार्टी में जाकर के शामिल हो गए लोग, उसका भी कारण हमारा था क्या? जो इनके विधायक हैं कर्नाटका के, उन्होंने इस्तीफा दिया, भाजपा ज्वाइन नहीं करी, उन्होंने इस्तीफा दिया, कांग्रेस से दिया, जेडीएस के विधायकों ने जेडीएस से दिया। क्या उसके अंदर भी भाजपा दोषी है भाई? आपके बार बार कह रहे बिकाऊ बिकाऊ, आपके सारे नेता बिकाऊ हैं, आपके सारे के सारे विधायक बिकाऊ हैं, आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो पार्टी छोड़ करके चले गए विदेश में बहस समय। तो इसके अंदर हम दोषी कैसे हो सकते हैं? आपको सोचना चाहिए कि इन कांग्रेस के नेताओं को कि आपने बेमेल का गठबंधन किया था, सब जानते हैं वो विचारधारा। सिद्धारमैया जेडीएस छोड़ करके आए थे, सिद्धारमैया जेडीएस छोड़ करके आए थे, तो वहां के कारपोरेटर तक को भी उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करा ली थी, जो जेडीएस के लोग थे। वो जेडीएस का अंत चाहते थे,
और जेडीएस का अंत चाहने वाला वो व्यक्ति सिद्धारमैया, वो जब सीट जीत करके आया 99 तो आपने क्या किया? जेडीएस के साथ जाकर सरकार बना ली और जेडीएस का आदमी यानी कि जिस परिवार से उनका 36 का आंकड़ा था उसका मुख्यमंत्री बना दिया। सिद्धारमैया उसको पचा पाते क्या? सिद्धारमैया नहीं पचा सकते थे। कांग्रेस में आए थे जेडीएस को छोड़कर, आपने जेडीएस को मुख्यमंत्री बना दिया, वो भी उस आदमी को बना दिया जिससे उनका 36 का आंकड़ा। लेकिन नवीन कुमार जी सच्चाई देखिए, नवीन कुमार जी ठीक है, सिक्के का ये एक पहलू है, गठबंधन किया, सिक्के का एक रुख ये है जो आप बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन नवीन कुमार जी क्या अमित शाह जी ने नहीं कहा था कि कर्नाटक में मौका मिला तो सरकार बनाएंगे? येडियुरप्पा लगातार कहते रहे कि अगर मौका मिला तो हम सरकार बनाएंगे। क्या नजर नहीं थी कर्नाटक की सरकार पर? तो क्या आपको लगता है कि अगर मौका मिलेगा तो दूसरी पार्टी नहीं, हमारी तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की ऐसी है जो राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी जिस राज्य में सरकार नहीं बनाना चाहती? या जो रीजनल पार्टी, मुझे ये बताइए, चुनाव लड़ रही है वो अपने राज्य में सरकार नहीं बनाना चाहती? सबके सब सरकार बनाना चाहते हैं, राजनीति में इसीलिए आए हैं। और जो रीजनल पार्टी वो राज्य में सरकार बनाना चाहती है, जो राष्ट्रीय पार्टी पूरे देश भर में सरकार बनाना चाहती है, इसमें क्या गलत है? अगर किसी ने कहा कि मैं सरकार बनाना चाहता हूं तो उसमें क्या गलत है? हम इसीलिए राजनीति में है ना। लेकिन मुझे यह बताइए कि आप अपने घर को नहीं बचाएंगे, आपके विधायक इन कांग्रेस के हो, जेडीएस के हो, उन्हीं को छोड़ करके जा रहे हैं, भाजपा में शामिल नहीं हो रहे। तो आपने अपने लोगों को क्यों नहीं बचाया? आपके पास लीडरशिप नहीं है, आपका कोई नेतृत्व नहीं है, बंदर बाट लगी हुई है। अब यह कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि सबको खुश नहीं किया जा सकता। जब सबको खुश नहीं किया जा सकता तो आपने कम दल वाले, कम सीट वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री क्यों बनाया? क्यों नहीं बने आप मुख्यमंत्री जब आपके पास सबसे ज्यादा नंबर थे भाजपा के बाद? दूसरी बात, आपने जब कम सीटों वालों को मुख्यमंत्री बनाया और उसके बाद वो मुख्यमंत्री सड़क पे आके 3 बार रोया कि मैं खून के आंसू रो रहा हूं, मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, मुझे तरफाया जा रहा है। उस समय कांग्रेस के जितने नेता थे वो चुप क्यों थे? क्यों नहीं आए बीच में कि हमने हमारी सरकार में तो वही थे ना, वही तो उनको तड़पा रहे थे। क्यों नहीं आए कि झूठ? ठीक है, सुल्ताना बेगम जी, सुल्ताना बेगम साहिबा, कांग्रेस और जेडीएस जो अपना परिवार नहीं बचा पाया, सरकार नहीं दे सकता, उसके अंदर दोषी हम कैसे हो सकते हैं? ठीक है नवीन जी, बात होगा, मैं इसका जवाब ले लेता हूं। सुल्ताना बेगम साहिबा, क्या वाकई में इतने हालात खराब क्यों रहे? बहुत करीब से आपने कर्नाटक की ये पूरी सरकार देखी है, 14 महीने इस सरकार के देखे, इतनी हालत खराब क्यों रही? शुरू से ही एक तरह से प्रेशर रहा, दबाव रहा कुमारस्वामी पर, और आखिरकार आज वो दिन आया कि कुमारस्वामी की सरकार गिर गई। वजह क्या थी इसकी? शुरू से इतना प्रेशर और दबाव क्यों था उनके ऊपर? हाँ, इसके 2 रीजंस हैं। एक जो है जो स्टेट पॉलिटिक्स जो है फिल वक्त जो हो रही है, और एक जो है आपका सेंट्रल जो कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स हुई, जो सेंट्रल में जो कांग्रेस वीक होके जिस तरह से वो पैक ऑफ कार्ड्स गिरते ना, उस तरह से गिर गई है कांग्रेस की लीडरशिप, गिर गई है। हाईकमांड की जो चीज थी, जो बंधन था पार्टी को जो कंट्रोल करने का कांग्रेस का, वो बिल्कुल नहीं रहा। ये लोकसभा इलेक्शंस तक किसी तरह ये कोलिशन गवर्नमेंट खींच रही थी। इसकी बुनियाद एक वीक फाउंडेशन पे, एक समझौता पे एक गवर्नमेंट बनी हुई थी। किसी तीनों को भी मेजॉरिटी थी नहीं। भाजपा को अलग रखने के लिए ये दोनों दुश्मन दोस्त बन गए। इसलिए ये सरकार जब स्टार्टिंग से ही दोनों में इत्तेफाक नहीं रहा, दोनों कांग्रेस ने कुमारस्वामी को बुला के इनविटेशन देके, सोनिया गांधी ने प्रेशर डाल के गवर्नमेंट बीजेपी को दूर रखने के लिए, फैसिस्ट फोर्सेस को हम दूर रखना चाहते हैं करके बोल के ये कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म की। बट कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करने के बाद कहीं तो कुमारस्वामी ये भूल गए कि वो एक कोलिशन गवर्नमेंट पे बैठे हैं जिसमें अपनी पोजीशन जो है कमजोर है। इनको मिलजुल के चलना, ना कांग्रेस इसकी नीति समझी ना जेडीएस इसकी नीति समझी, दोनों मनमानी करे। ये उसी वक्त पे तय था कि ये ज्यादा दिन चलेगी। सच्चाई यही है कि दोनों ने मनमानी की। सच्चाई यही है कि दोनों ने मनमानी की। आवाम का ख्याल नहीं रखा, आवाम का ख्याल नहीं रखा गया कर्नाटक में। एक लाइन नहीं, बिल्कुल 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 नहीं। एक लाइन और कहना चाहती हूँ, आज हम बीजेपी को इसके जिम्मेदार, सिर्फ बीजेपी को उसके जिम्मेदार ठहराना ये सही नहीं है। क्योंकि मैं एक आज पॉलिटिकल एनालिस्ट के पोजीशन से यहाँ बैठी हूँ, तो मैं ये कहना चाहूंगी, इंग्लिश में एक वर्ड है फिशिंग इन द ट्रबल्ड वाटर्स करके। जैसा इन लोगों में जेडीएस और कांग्रेस में नाराजगी थी, वो लोग वेट करे, रिजाइन करे, कोई छोटे बच्चे नहीं है। तो इसका फायदा जो है
जो कहते हैं ना मरीज चाहता भी हो और हकीम देता भी हो, यहाँ इनकी नाराजगी थी, इन्होंने रिजाइन किया, उसका अच्छी तरह से फायदा उठाया। जैसा अभी नवीन कुमार ने कहा कि नवीन कुमार जी ने जो कहा कि पॉलिटिक्स में बैठे हैं तो हम सरकार बनाने के लिए, पावर पाने के लिए बैठे, कोई हाथ में आराम से बैठने के लिए नहीं आते हैं पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, मेरे साथ दो और खास मेहमान जुड़ गए। डॉक्टर नदीम अहमद साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासी तज्ज़िया निगार हैं, वो भी इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। और सुभाष गुप्ता साहब आईनी माहिर हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष गुप्ता जी से हम कानूनी पहलू भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ तस्वीर अब कर्नाटक की बनेगी। सुभाष गुप्ता साहब और डॉक्टर नदीम दोनों का बहुत इस्तकबाल और वेलकम करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं संतोष जी आपके पास आना चाहूंगा। क्या वाकई में जिस तरह से आज कर्टेन एक तरह से गिर गया, कर्नाटक में जो कुछ चल रहा था आज उसका एक तरह से इख्तिताम हो गया, अब क्या कुछ आपको लग रहा है कि जो कुछ हुआ, जिस तरह से सुल्ताना जी कह रही थी, जिस तरह से नवीन कुमार कह रहे थे कि असल में शुरू से ही कांग्रेस और जेडीएस के बीच में बन नहीं पाई, पटरी पर दोनों एक तरह से नहीं आ पाए और शुरू से ही अनबन रही, और शुरू से हमने देखा कि ये 13 महीने कितनी मुश्किल से गुजरे कर्नाटक में। क्या असल वजह यही है जिसका आज इख्तिताम हो गया, खात्मा हो गया? संतोष जी। देखिए, बिल्कुल अबू हुरैरा जी, जो सबसे बड़ी वजह है इस कर्नाटक के पूरे क्राइसिस की, वो है सिद्धारमैया। कांग्रेस के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने सरकार चलाई। कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनने से पहले या कांग्रेस में शामिल होने से पहले वो जनता दल सेकुलर के नेता हुआ करते थे, और उसके नेता के तौर पर कुमारस्वामी उनके नेता हुआ करते थे। देवगौड़ा की पार्टी के वो एक आम नेता थे, बड़े नेता जरूर थे लेकिन आम नेता थे। वहां देवगौड़ा के परिवार से उनकी खटास पैदा हुई, एक तरह से दुश्मनी वाला रिश्ता पैदा हो गया, और उसके बाद कुमारस्वामी जेडीएस का साथ छोड़कर कांग्रेस में आते हैं, चुनाव लड़ते हैं और कांग्रेस के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। चुनाव होता है विधानसभा का 18 में, चुनाव में कांग्रेस हार जाती है, सत्ता से बाहर हो जाती है, और चूंकि लोकसभा चुनाव के बहुत ज्यादा दिन नहीं रह गए थे, तो दिल्ली से कांग्रेस आलाकमान का एक मैसेज भेजा जाता है कि आपको जेडीएस को सपोर्ट करना है। अब जरा उस स्थिति की कल्पना कीजिए कि जिस परिवार से, जिस पार्टी से दुखी होकर आप दूसरी पार्टी में आए, आपने सरकार चलाई बतौर मुख्यमंत्री, और अब आपको आपका आलाकमान यह कह रहा है कि उस व्यक्ति को जिससे आप दुखी होकर आए थे उसको मुख्यमंत्री बना दो, सपोर्ट दे दो अपने विधायकों का। उस समय तो सिद्धारमैया इसको एक तरह से उन्होंने जहर का घूंट पी लिया, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान एक तरह से उस समय बहुत स्ट्रांग था, लोकसभा चुनाव आने वाले थे। लेकिन लोकसभा चुनाव और उसके बाद जो नतीजे आए और राहुल गांधी ने जिस अंदाज में इस्तीफा दे दिया, उसके बाद दिल्ली की जो पकड़ है अबू हुरैरा जी, वो कर्नाटक पे कमजोर हो गई, और इसके बाद सिद्धारमैया साहब का जो अपना खेल था, जो राजनीतिक खेल था, वो उन्होंने करना शुरू कर दिया और कुमारस्वामी सत्ता से बाहर हो गए। लेकिन ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या निकल के सामने आ रही है कि शायद इस देश में इस तरह से पहली बार हुआ होगा कि जब एक नेता को, एक मुख्यमंत्री को यह मालूम है कि उसके पास बहुमत नहीं है। देखिए, मुख्यमंत्री और नेता के बेहतर कोई यह नहीं समझ सकता कि उसके पास बहुमत है या नहीं, और आप 4 दिन तक राज्यपाल के लगातार अल्टीमेटम के बाद, सुप्रीम कोर्ट की लगातार भावना व्यक्त करने के बावजूद आप 4 दिन तक उसको विश्वास प्रस्ताव पर बहस के नाम पर टालते हैं। आप कोशिश करते हैं कि बागी विधायकों को मनाया जाए, नहीं मना पाते हैं, फाइनली विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होती है और आपकी सरकार गिर जाती है। यह एक पूरे इसका दुर्भाग्यपूर्ण एपिसोड रहा है। अब भविष्य की बात देखिए, आज की तारीख में सिद्धारमैया किसी भी तरह से कुमारस्वामी को बाहर करना चाहते थे, कुमारस्वामी बाहर हो गए। जो आंकड़ा आया उससे साफ साफ साबित हो रहा है कि अगर इस्तीफा देने वाले विधायकों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है तो जो नंबर गेम होगा उसमें बीजेपी के पास बहुमत है और बड़े आराम से भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है। और विश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद जिस तरह से जो तमाम विधायक येदियुरप्पा के आसपास जाके खड़े हो गए, उनको बधाई देते हुए नजर आए, तो अब यह लग रहा है कि बीजेपी जो सरकार बनाएगी उसके नेता यानी मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर येदियुरप्पा होंगे। लेकिन क्या वो सरकार भी स्थिर होगी, ये सवाल भविष्य के घर में छुपा हुआ है अबू हुरैरा जी, कि वो सरकार क्या अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। जी बिल्कुल। मैं डॉक्टर नदीम आपके पास आना चाहूंगा। जो बातें पाठक जी ने कही है, संतोष पाठक जी ने, उसके आगे बात करूंगा। क्या आपको लगता है कि जो हालात जेडीएस और कांग्रेस के दरमियान थे और बीजेपी की भी नजर थी कि जितने हालात इन दोनों के बीच में खराब होंगे उतना फायदा बीजेपी को मिलेगा, और ठीक लोकसभा चुनाव में जो हालत कांग्रेस और जेडीएस की हुई उसके बाद कहीं ना कहीं बात और बिगड़ गई इस अलायंस में, इस इत्तेहाद में? जी हाँ, बिल्कुल बिगड़ गई और उसका असर भी हमें लगातार देखने को मिल रहा था। और ये तो
इस महीने जो कुछ भी चल रहा था, इससे 2-3 महीने पहले भी हमें इस तरह की चीजें देखने को मिल रही थी। और कोई भी सियासी समझ रखने वाला एक आम इंसान भी ये समझ सकता था कि गवर्नमेंट जो है ये ऑक्सीजन पर चल रही है और इसे वेंटिलेटर ही माना जाए और ये बहुत दिन तक नहीं चलेगी। और आज ये साबित भी कर दिया कि वो विश्वास प्रस्ताव जो है वो हासिल नहीं कर सकी गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट गिर गई है। बार बार ये भी चीजें हमारे सामने आती रही कि वहां के जो विधायक हैं उन्हें मंत्री बनना है। एक माइनॉरिटी का बड़ा नेता था, वो भी हाथ से निकल गया कांग्रेस के। तो ये बहुत अजीब अजीब से पहलू हैं। सेंटर की पकड़ कमजोर होने की वजह से वहां पर जो विधायक थे उन्होंने ऐसा सोचा कि क्यों ना हम पार्टी को बदल लें, गवर्नमेंट को गिरा दें, उससे हमें दूसरे तरह के फायदे मिल सकते हैं। लेकिन एक अच्छा सवाल अभी पाठक जी ने जो उठाया, मैं उसकी तरफ आपको ले जाना चाहूंगा दोबारा से, कि मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जो है ये स्टेबल आगे भी नहीं रह पाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा जो वहां के एमएलए हैं इस पर भी डॉक्टर नदीम हम बात करेंगे। लेकिन जो कुछ हुआ, जिस तरह से सरकार गिरी, जिस तरह पूरा ड्रामा चला, इस पूरे ड्रामे के लिए विलन किसे आप मानते हैं? इस पूरे ड्रामे का जो विलन है किसे मानते हैं डॉक्टर नदीम? इस पूरे के पूरे ड्रामे के पीछे कोई इंडिविजुअल या कोई इंफरादी तौर पर विलन नहीं है, बल्कि वो सारे लोग इसके पीछे विलन हैं जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है, जमहूरियत का कत्ल किया है, जिनकी अपनी अपनी ख्वाहिशात थी। और बहुत सारे सर एमएलए हमने देखा होटल में जाकर रह रहे थे, क्या कर रहे थे, वो सब मिनिस्टर बनना चाह रहे थे। और राजनीति जो है वो 2 और 2 5 वाला आंकड़ा देता है हमें, बिल्कुल सीधे तौर पर हम नहीं देख सकते। और अभी मनीष जी ने भी बहुत अच्छी बात बोली है कि यहाँ पे सब गवर्नमेंट बनाने के लिए आए हैं। तो मैं इस बात को इस तरीके से देखता हूं कि सर सबकी अपनी मंशा थी और सबकी अपनी ख्वाहिशात थी, और हर आदमी ये चाहता था कि वो मिनिस्टर बने, उससे ज्यादा मर्तबा और रुतबा मिले और वो अपने आप को एस्टैब्लिश कर पाए किसी तरीके से सियासी तौर पर कर्नाटक की। तो उसी के लिए ये रस्साकशी हो रही थी और उसमें लोग कामयाब भी हो गए। इसी तरीके से गवर्नमेंट भी गिर गई है। अब आप देख रहे हैं कि एक्सीडेंटल कोई मुख्यमंत्री था जो बेचारा बार बार रोए जा रहा था। बिल्कुल, आज मैं सुभाष गुप्ता जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं मुदब्बिर अहमद खान साहब आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से अभी डॉक्टर नदीम ने या संतोष पाठक जी ने कहा कि कहीं ना कहीं विलन अपने ही पाले में था, विलन इसी अलायंस में था जिसकी वजह से सरकार गिरी। उधर संतोष पाठक जी ने इशारा भी किया कि कौन विलन था, किसकी वजह से आज यह हश्र हुआ, किस वजह से स्वामी की सरकार चली गई। विलन अपने ही पाले में था। मुदब्बिर साहब, आपको एक बात बताना चाहूंगा मैं, ये बात बिल्कुल गलत है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि सिद्धरामैया जी का आज स्टेटमेंट क्या था आप सुने होंगे, आपने टीवी देखा होगा तो आपको पता चलेगा। क्योंकि उन्होंने बिल्कुल साफ कह दिया है जितने भी एमएलए छोड़ गए हैं पार्टी को वो वापस कांग्रेस में नहीं लेंगे करके। अगर से एनकरेजमेंट होता तो वो कहते थे आईना चल के उनको साथ में ले लेंगे। ये बात बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात बताना चाहूंगा, पाठक साहब ने जो कहा था कि सिद्धरामैया इसके मेन कल्प्रिट हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि हमारा हाईकमांड जब उनको आदेश दे देता है कि सरकार बनेगी और कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उन्होंने सर आंखों से तस्लीम किया था। ये क्योंकि मैं खुद उस वक्त गवाह था वहां पे, वो सर आंखों से तस्लीम करके वो यही इतना ही कह रहे थे कि बीजेपी को यहाँ से दूर रखना है, क्योंकि बीजेपी एक करप्ट सरकार, पिछली भी सरकार जब बनी थी बीजेपी की, वो एक एग्जाम्पल सेट कर दिया था कि देखिए सरकार यही होती है। अब बहुत देर हो गई मेरे ख्याल से, चिड़िया जो है खेत चुक चुकी है। अब मुदब्बिर साहब, जो भी आप लेकिन सबसे ज्यादा इसी चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी लेकर आई थी। मुदब्बिर साहब भी चली गई नहीं, तो थोड़े बहुत देर बिल्कुल आई थी, लेकिन आपको ये बता दूं बीजेपी आई थी, ये बात नहीं है कि बीजेपी, लेकिन वोटिंग परसेंटेज कांग्रेस का था, वोटिंग परसेंटेज कांग्रेस का था। बाद में उनको जो रिजल्ट आए वो ये थोड़ा हमको तकलीफ हुई कि बीजेपी की सीट जा रहे थे, उसके पीछे कर रहा होता है वो। अगर आप चेहरे से कुछ भी कहे, मुंह से कुछ भी कह ले कि हम वापस नहीं लेंगे, लेकिन 6 महीने या 1 वर्ष बाद जब स्थितियां बदलेंगी तो फिर उनको वापस ले लिया जाएगा। कर्नाटक की राजनीति यह है कि आज की हालत में, आज की तारीख में कोई ये नहीं कह सकता कि वो किसी व्यक्ति को वापस लेगा या नहीं लेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात कि सिद्धारमैया साहब के बयान का जिक्र कर रहे हैं, केंद्रीय आलाकमान के नेतृत्व का आदेश का जिक्र कर रहे हैं। मैंने भी वही बात कही
कि जिस समय आला कमान मजबूत था, लोकसभा चुनाव था, होने उस वाला वक्त था, हो गया। जिस समय ये पता नहीं था कि गेंद किस पाले में जाएगी, उस समय तो उन्होंने राहुल गांधी और केंद्रीय आला कमान की बात मान ली। लेकिन अब जब केंद्रीय आला कमान कमजोर हो गया है, नहीं ये बात गलत है। दिल्ली का जो आला कमान है, हाई कमांड कुछ कमजोर नहीं हुआ है, और अपनी मनमानी कर रहे हैं। खत्म हो गया है। बड़ी बात हाई कमांड कुछ कमजोर हुआ कांग्रेस की नहीं बात मत करो, कांग्रेस खत्म हुई नहीं है। कांग्रेस कभी खत्म नहीं हुए। कांग्रेस का इतिहास है, माइनॉरिटीज को एक एक करके बात कीजिए, वन बाय वन बात कीजिए, वन बाय वन अपनी बात रखिए। मैं नवीन जी आपके पास आ रहा हूं, एक एक करके बात कीजिए, एक एक करके। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वन बाय वन अपनी बात रखिए, वन बाय वन। बेगम सुल्ताना जी, सुल्ताना बेगम, जिस तरह से आपने कहा कि कांग्रेस खत्म हो गई, भाई मैं कांग्रेस से खत्म हो गई, क्या वाकई में अब उसका कर्नाटक में उसका फ्यूचर नहीं देख रही हैं आप? अभी तक वो आप लोगों की अलायंस में थी। कर्नाटक में क्या सारे हिंदुस्तान में नहीं है? हाँ नहीं, मैं कह रही हूँ कांग्रेस, मैं चाहूंगी कि ऑल इंडिया लेवल पे खत्म हो जाए, ताकि कांग्रेस आज तक हुकूमत करते गए माइनॉर, ये सब मैं शायद सब्जेक्ट से थोड़ा डिविएट हो रही हूँ। कांग्रेस कायम मुसलमान के वोट से थी, मगर उन्होंने मुसलमान को यूज ही नहीं किया बल्कि अब्यूज किया। तो मैं ये रोशन बेग इसी वजह से नाराज हुए, आर रोशन बेग इसी वजह से नाराज हुए कांग्रेस से, क्यों चले गए? हाँ, उनके भी एक है कांग्रेस उसकी वजह से नहीं, उनको एमपी टिकट नहीं मिला, उनको एमपी टिकट नहीं मिला, इसकी वजह से वो नाराज हुए। जो तो आपने बर्बाद कर दिया हमारे को, इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली मुसलमान को खत्म कर दिया। क्या करेंगे और बर्बाद क्या कर सकती है कांग्रेस? एक रिएक्शन आपसे चाहूंगा, फिर मैं सुभाष गुप्ता जी आपके पास आऊं। नवीन कुमार जी, सिद्धरमैया साहब ने कहा, नवीन कुमार जी, फिर से नया पॉलिटिकल दौर दे। सुल्ताना जी, बात आपकी होगी, सुल्ताना जी बात हो गई, मैं समझ गया, बात आपकी होगी। लिंचिंग के नाते मारा जाए। नवीन जी, मेरा यही चल रहे हैं आप लोग। सिद्धरमैया जी ने कहा कि बीजेपी बहुत दिनों से सरकार बनाने के लिए हाथ पैर मार रही थी और पिछले दरवाजे से सरकार बना रही है बीजेपी। सिद्धरमैया का यह बयान है। अब सिद्धारमैया जी को फेस सेविंग करने के लिए कुछ तो कहना चाहिए, और वैसे भी अभी 3.5 राज्यों में इनकी कांग्रेस की सरकार थी, और अभी शोक से निकलने का, थोड़ा बहुत उभरने का समय मिलना चाहिए। और शोक में, कष्ट में, दुख में डूबे हुए व्यक्ति कई बार उद्दलित होकर कुछ भी बोल जाते हैं, उनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। दूसरी बात ये कि देश का दरवाजा एक ही है, जिस रास्ते से सरकार बनेगी। हकीकत बात को समझना है, हकीकत बता रहे हैं वो। सदन में, फ्लोर में बहुमत साबित होगा। अभी तक इंक्रोचमेंट करके, कब्जा करके जो सरकार के नाम पर बैठे लोग थे, उन लोगों का कब्जा बड़ी मुश्किल से खाली हुआ है। बस मैं यही कहना चाहता हूं, उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर जो कब्जा करते थे, लैंड ग्रैबर, उनको भी माफ कर दिया। अब कब्जा करने में, संविधान की धज्जियां उड़ाने में, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को मैं सुभाष गुप्ता साहब आपके पास आना चाहूंगा। सुभाष गुप्ता जी, जो नाटक था कर्नाटक का, एक तरह से वो खत्म हो गया, पॉलिटिकल क्राइसिस जो था वो एक तरह से खत्म हो गया, लेकिन आगे की तस्वीर आप किस तरह से देखते हैं? आईनी तौर से अगर हम देखें, कानूनी तौर से अगर इसको हम समझना चाहें, तो आगे की तस्वीर आप क्या कुछ देखते हैं? सबसे पहले तो इसमें 2-3 बातें हमें समझ लेनी चाहिए जी, कि जो सुप्रीम कोर्ट का एक जो ऑर्डर आया और जो उसमें कह दिया कि 15 एमएलए जो हैं उनको एक तरह से जो है उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं होगा, उनको एक प्रोटेक्शन मिली। इससे जो है हमारे को ये प्रूव हो गया कि जो हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ है उसके अंदर कुछ खामियां हैं। अभी 15 लोग जो है वो अपना ये सोचते रहे कि उनको एक प्रोटेक्शन मिल गया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से। दूसरी तरफ पार्टी का व्हिप उनके ऊपर जारी होगा या नहीं, इसका भी मामला जो है उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क और बिंदु लग गया कि वहां पर व्हिप जारी हो सकता है, उसकी क्या अवहेलना हो सकती है, क्या उसके ऊपर कोई क्वेश्चन उठेगा या नहीं। अब तीसरा क्वेश्चन ये आया, तीसरा प्रश्न ये आता है कि क्या स्पीकर जो अब नहीं रहे, क्या उनको डिस्क्वालीफाई कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? क्योंकि अगर डिस्क्वालीफाई करते हैं तो उनके लिए अलग से जो है
प्रावधान है, और अगर उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाता है तो अलग से प्रावधान है। अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं तो 6 साल के लिए कोई पद नहीं ले पाएंगे, मिनिस्टर भी नहीं बन पाएंगे। अगर सिर्फ रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होता है तो वो 6 महीने के बाद वो मिनिस्टर भी बन सकते हैं किसी अंदर, और उसके बाद जो है वो आ भी सकते हैं। ये कई चीजें हो गई। अब क्योंकि आज जो है ये असेंबली भंग हो गई, और अब गवर्नर के पास कई विकल्प हैं। गवर्नर के पास एक विकल्प है कि वो एक जो बड़ी पार्टी है उसको इनवाइट करे, इस केस में बीजेपी, और उनसे कहे कि सरकार चलाए। दूसरा विकल्प ये है, अगर गवर्नर साहब ये सोचते हैं कि अपने उनकी निगाह के अंदर ये वाली गवर्नमेंट नहीं चल सकती है और ये स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होगी, तो इस असेंबली को वो सस्पेंडेड एनिमेशन में रख सकते हैं। तीसरी बात ये है कि डिसॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब गवर्नर साहब क्या रवैया अपनाएंगे ये गवर्नर साहब के ऊपर है। हो सकता है कि इस सिनेरियो के अंदर पहले वो शायद बीजेपी को इनवाइट करें फॉर्म करने के लिए, और फिर अगर उनकी सलाह, क्योंकि अब मिनिस्टर तो कोई, अब तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो रही नहीं जिसकी एडवाइस ले जाए और उसके ऊपर एक्ट किया जाए, वो तो रहा नहीं। हो सकता है कि सस्पेंडेड एनिमेशन में रखें और फिर गवर्नर्स रूल करें और अल्टीमेटली ये कहें कि यहाँ नई सरकार बननी चाहिए। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है कि कर्नाटक की सियासत का जो गेंद है वो एक तरह से अब गवर्नर के पाले में, गवर्नर क्या कुछ कदम उठाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। बेगम सुल्ताना, कुछ आप कहना चाह रही हैं? सुल्ताना जी, सुप्रीम कोर्ट का जी हाँ अभी जो जनाब जो बात करे, मैं नाम नहीं याद कर, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि इन विधायक एमएलए के ऊपर एक्शन ना ले। उन्होंने ये कहा स्पीकर को कि इनको कंपल नहीं कर सकते कि अटेंड करने के लिए, कंपल नहीं कर सकते, सो दे शुड नॉट बी एनी कंपल्शन, मगर एक्शन ले, हाँ दबाव नहीं ले डाला जा सकता। और दूसरी बात रही अब जो 10th शेड्यूल की अमेंडमेंट, अगर 10th शेड्यूल में जो है नहीं एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, अगर एंटी डिफेक्शन लॉ, इट इज नॉट ए टोटल बैन कि किसी को हक नहीं है रिजाइन करना, हक है रिजाइन करने का, बट स्पीकर को बस इतना देखना है कि वो रिसिग्नेशन किसी दबाव में आके दिए हैं या किसी, अगर वो जुनाइन है या ये ना हो, फोर्सिबली ना हो, तो इट शुड बी वॉलंटरली विदाउट एनी प्रेशर। तो लोगों का हक है, अगर आप 10th एंटी डिफेक्शन लॉ को टोटल एकदम ऐसा कर दो, नहीं तो कि एक बार इलेक्ट हो जाए फिर वो लोग कभी ना रिजाइन कर पाए, ना कभी वो दूसरी नाराज भी हो, तो आवाम भी इसमें ठगे जाते हैं। सुभाष जी, मैं 30 सेकंड और दे रहा हूँ। जो सुल्ताना जी ने जो बात की उस पर आपका रिएक्शन, जो राइट होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर गलत हो नहीं सकता, बिल्कुल गलत है। ठीक है सुभाष जी, मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ, मुझे ब्रेक पर जाना है, उसके बाद मैं फिर आ रहा हूँ जी। सुभाष जी बात पूरी कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको जो है 15 जो एमएलएज हैं उनको कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो वोट करेंगे या एब्सटेन करेंगे, ये बात सही है। ओके, और मैंने ये नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके ऊपर एक्शन ना ले, ये पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन हुआ उसका, जो प्रोटेक्शन दिया गया कि ये अब प्रोटेक्टेड एमएलएज हैं और शायद इनके ऊपर विप लागू नहीं होगा, अगर विप लागू होगा तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। ये जो है ये आर्ग्यूमेंट्स भी हुए, और जो क्या कहते हैं अपने मुकुल रोहतगी साहब थे और सिंघवी साहब थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करते हुए भी इस पहलू को उठाया था। ठीक है, जाहिर सी बात है कि कर्नाटक की सियासत की जो गेंद है वो एक तरह से गवर्नर के पाले में है। गवर्नर क्या कुछ कदम उठाते हैं, छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर अब कर्नाटक का सियासी मुस्तकबिल क्या कुछ होगा, क्या कुछ सियासी तस्वीर कर्नाटक में उभरेगी, इस पर भी हम बात करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो कर्नाटक में महज 14 महीने में ही जेडीएस कांग्रेस इत्तेहाद की सरकार गिर गई। अब बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि कर्नाटक सियासत की अगली तस्वीर क्या कुछ होगी, क्या कुछ सियासी मुस्तकबिल कर्नाटक का होगा। जाहिर सी बात है कि जो पोजीशन इस वक्त है, गेंद एक तरह से गवर्नर के पाले में है कि वो क्या कुछ फैसला लेते हैं,
क्या बीजेपी को दावत देंगे वो सरकार बनाने के लिए, या फिर इस पर किस तरह से गौर फिक्र किया जाएगा और अब सियासी तस्वीर क्या कुछ बनेगी? इस पर लगातार हम बात कर रहे हैं प्राइम डिबेट में। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं संतोष पाठक जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा कि अब जिस तरफ आपने इशारा किया था कि अगर अब कर्नाटक के फ्यूचर की हम बात करें, जो एक ड्रामा, एक नाटक तो खत्म हो गया, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि अभी नई सरकार बनाने में एक और दौर चलेगा नाटक का? देखिए, नई सरकार अगर बनाने को लेकर बीजेपी अगर तत्पर होगी, अगर बीजेपी को लगता है कि नई सरकार बनानी चाहिए, तो आज की तारीख में सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अब जो है वो राज्यपाल ये देखेगा कि गठबंधन सरकार चलेगी तो सबसे बड़ा दल कौन सा है जो सरकार बना सकते हैं। निश्चित तौर पर एक परंपरा है, परंपरा के तहत अगर राज्यपाल चाहे तो इन्वाइट कर सकती है बीजेपी को सरकार बनाने के लिए। इसमें कहीं कोई संवैधानिक प्रॉब्लम तो खड़ी नहीं होने जा रही है। उसके बाद राज्यपाल निश्चित तौर पर 3 दिन, 4 दिन, 7 दिन या 10 दिन का समय देगी येदियुरप्पा को या बीजेपी को। बिल्कुल। आज की जो विधायकों की जो संख्या है उसके हिसाब से बीजेपी के पास बहुमत है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, यानी वो विधानसभा में बहुमत साबित कर भी देगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो विधायक गए इस्तीफा देकर 6 महीने के अंदर उनकी सीटों पर चुनाव कराना होगा। उस चुनाव का नतीजा क्या आता है? क्या यही विधायक जीत के आ पाएंगे? क्योंकि ज्यादा संभावना इस बात की है कि अगर ये चुनाव लड़े तो अब बीजेपी के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे, या निर्दलीय भी लड़े या किसी और गुट को बना के लड़े, तो ये जीत के आएंगे या ये हारेंगे, जनता क्या फैसला करती तो उस पर समीकरण बैठेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात अबू हुरैरा जी कि आज के दिन कम से कम हमें अटल बिहारी वाजपेयी को इस बात का धन्यवाद जरूर करना चाहिए कि उन्होंने मंत्रियों की संख्या पर एक कैप लगा दिया है कि ये 15% से ज्यादा जो विधानसभा विधान परिषद के जो सदस्य होंगे उससे 15% से ज्यादा मंत्री नहीं बन सकते। नहीं तो कल्पना कीजिए कि यही कांग्रेस या जेडीएस की सरकार पता लगे 100 मंत्री बना देती, या बीजेपी बने तो 100। हमने देखा उत्तर प्रदेश में जब कल्याण सिंह ने अपनी सरकार बचाई थी तो 97 मंत्री बने थे उस समय यूपी सरकार में। तो ये कुछ संवैधानिक प्रावधान है जिसकी वजह से राजनीतिक दल मनमानी नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल अबू हुरैरा जी मैं यहाँ ये जरूर उठाना चाहूंगा कि एक बड़ा संवैधानिक सवाल खड़ा हो गया है अब इस देश के सामने, इस देश की न्यायपालिका के सामने। सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, उनके फैसले का सबको सम्मान करना चाहिए, लेकिन पार्टी विप के मामले में, दल बदल कानून के मामले में सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से फैसला देता हुआ और बार बार उसको बदलता हुआ नजर आया, एक तरह से वो एक बड़ा अजीब सा लग रहा था। एक सबसे बड़ी बात है कि दल बदल कानून जिस तरह से पहले राजीव गांधी के समय बनाया गया, अटल बिहारी वाजपेयी ने संशोधन उसमें किया, उसकी अपनी एक आत्मा है, उसका अपना एक मत है। क्या उसको खत्म किया जा सकता है? क्या ये एक नया तरीका है राजनीतिक दलों को तोड़ने का कि अगर आप 2/3 नहीं तोड़ सकते तो आप इस तरह से तोड़िए? ये कई ऐसे सवाल है जिस पर मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट को विचार करना पड़ेगा अगर कांग्रेस इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में जाती है। अगर कहीं नवीन कुमार जी क्या ये मानकर चला जाए कि क्या करेंगे लड़के, जा रहा बात दूसरी है। बीजेपी का मिशन कमल जो है वो कामयाब हो गया कर्नाटक में, अब कमल खिलने जा रहा है। नवीन कुमार जी, अगली सरकार येदियुरप्पा जी की। अब भाई दो चीजों में शब्दों का जो उपयोग है वो ठीक सा नहीं लगा। पहली बात तो ये कि बीजेपी का मिशन ठीक हो गया। मिशन तो भाजपा का सभी पॉलिटिकल पार्टी का था। आप ये कह देते कि जेडीएस और कांग्रेस का मिशन ही फेल हो गया। जो 14 महीने के लिए तय करके सरकार चलाई थी इन्होंने लोकसभा चुनाव तक, जब तक वो उनका मिशन कामयाब हो गया, उन्होंने लोकसभा चुनाव होने तक सरकार को चला लिया। बेशक कुमार स्वामी राज्य के मुख्यमंत्री होके पब्लिक मीटिंग में आकर रोते रहे कि कांग्रेस उनकी गला घोट रही है, खून के आंसू रो रहे हैं, फिर भी उन्होंने अपने मिशन को लोकसभा चुनाव संपूर्ण होने तक सरकार को चलाया जहां तक उनको चलाना था। दूसरी बात, अब रहा राज्य को तो सरकार चाहिए, एक ऐसी सरकार बार बार चुनाव में तो झोंकना नहीं चाहिए, और जिसके पास बहुमत है उसकी सरकार बननी चाहिए। और अगर राज्य, ये तो महामहिम राज्यपाल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको बुलाते हैं, न्योता देते हैं या क्या करते हैं। जैसे कि सुभाष जी ने बड़ा स्पष्ट रूप से बताया था, संवैधानिक व्यवस्था उनसे भीतर को बता नहीं सकता। उन्होंने जो बताया था उसको मैं सही मान लूं, और जो वाकई में संविधान के अनुसार है, अगर बड़े दल को जैसे पहले दिया था और इस बार बड़े दल को न्योता दी जाए और बड़ा दल आकर के अपना बहुमत साबित कर दे तो सरकार बनने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर बड़ा दल साबित नहीं कर सकता, निश्चित तौर पर चुनाव होंगे। ये तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, साफ प्रक्रिया है। ठीक है।
ठीक है। मुदब्बिर साहब, मैं नवीन जी आ रहा हूं। नवीन जी, एक बात अभी असेंबली से निकलते हुए येदियुरप्पा जी ने कही मीडिया से, येदियुरप्पा जी ने कहा, मुदब्बिर साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। नवीन जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मुदब्बिर साहब से एक सवाल का जवाब ले लेता हूं। मुदब्बिर साहब, येदियुरप्पा ने अभी एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि नापाक और करप्ट सरकार गिर गई। ये इनके मुंह जुबान से ये बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि इन्होंने साबित कर दिया था कि रिश्वत किस तरीके से ली जाती है। ये चेक के जरिए से अपने ट्रस्ट के नाम पे ये लेके साबित कर दिया कि करप्शन किस लेवल तक जा सकता है करके। इनके जुबान से ठीक नहीं रहता, क्योंकि ये करप्ट सरकार चली ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी जो खुद करप्ट है, ये दूसरों को इल्जाम लगाना सही बात नहीं है। पूरा देश, पूरा राज्य उसको देख रहा है, सारा काम ठप हो गया। कौन जिम्मेदार है? अरे आप खुद जानते हैं, यहाँ बीबीएमपी में ये फाइल चला चुके हैं, ये बीबीएमपी में फाइल चला चुके हैं अपने करप्शन को छुपाने के लिए। 24 घंटे हम लोग कर्नाटका में जानते हैं कि किस तरीके किस दौर से यहाँ की आवाम गुजरी है। इसी कर्नाटक बीजेपी की सरकार आने से किस दौर से गुजरती है सारी आवाम जानती है। 24 घंटे दिए। और देखिए, आपको बताता हूँ मैं, क्योंकि इनकी जुबान से ये बात सही नहीं रहती। करप्शन चार्जेस आए तो प्रूव करना चाहिए। इनके ऊपर प्रूव किए हुए हैं, इनके ऊपर प्रूव हुआ है, इनको जेल जाना पड़ा है, इनको जेल जाना पड़ा है करप्शन के चलते। चिंता मत करिए, सब कुछ प्रूव होगा। इनकी जुबान से ये बात शोभा नहीं देती है। स्वामी बोल रहे हैं, कुमारस्वामी बोल रहे हैं कि उनको काम नहीं कर, उनसे माइंस में काम करने की बात अलग है और करप्शन की बात अलग है। काम करने की बात अलग है, करप्शन की बात अलग है। देखिए नवीन कुमार जी, ये बात आप मान लीजिए, करप्शन का एक अच्छा एग्जाम्पल सेट की हुई है यहाँ पे थोड़ा सा, इसलिए आपको संवेदनाएं मेरी है, पानी वानी पी लीजिए, मैं इतना ही कह सकता हूँ, और कुछ तो आपकी इसमें मदद नहीं कर सकता, सरकार तो जाने ही भाई। नहीं नवीन कुमार जी, देखिए पानी कांग्रेस और जेडीएस को मत पिलाइए। अब अगर आपकी सरकार बनती है तो पानी आपको पिलाना पड़ेगा। कर्नाटक की आवाम को बहुत 14 महीनों में एक तरह से सिर्फ वहां पर सियासी पॉलिटिकल क्राइसिस रहा है नवीन कुमार जी। अब अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो एक बड़ी जिम्मेदारी होगी, एक बड़ा चैलेंज बीजेपी सरकार पर होगा नवीन कुमार जी, कि वहां के आवाम के मसले हल किए जाएं, वहां पर मुसलमानों की सुनी जाए, माइनॉरिटीज की सुनी जाए, सबके काम किए जाएं। 14 महीने में आवाम का काम नहीं हुआ नवीन कुमार जी, इसे आप अच्छे से जानते हैं। अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो ये एक जिम्मेदारी होगी बीजेपी की सरकार पर। अब्बू भैया बिल्कुल, चाहे 42 विधायकों वाली विधानसभा हो और या फिर 423 विधायकों वाली विधानसभा हो, उसमें जिसकी भी सरकार बनती है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो उस सरकार को अच्छे से चलाए, वो आवाम की, जनता की, राज्य की जनता की चिंता करे। सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, 20 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, उसके अंदर सरकार चलाते हुए योगी सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं, सब देख रहे हैं। मेरा कहना केवल इतना है कि सरकार जिसकी भी बनती है उसको जिम्मेदारी से चलानी चाहिए। हम जिम्मेदारी से चला रहे हैं, ठीक है। हमारी जिन जिन राज्यों में सरकारें बड़ी जिम्मेदारी के साथ राज्य की जनता की सेवा वो तो हम देख रहे हैं कि झारखंड में किस तरह से सरकार चल रही है, यूपी में किस तरह चल रही है, वो सबके सामने कभी भी डिबेट चला जाएगा। सरकार किस तरह से बीजेपी की चल रही है सबके सामने। जब भी कभी छोटा दल का नेता मुख्यमंत्री बनता है और बड़े दल का नेता, मेरे 10 सेकंड सुनिए, अगर बड़े दल का नेता उसको समर्थन देता है, वो सरकार कभी आज तक के इतिहास में सक्सेस नहीं हुई। बड़े दल का नेता अगर मुख्यमंत्री बनता, छोटे दल उसको सपोर्ट करते राज्यों में, तो निश्चित तौर पे वो सरकार चलती। लेकिन इन्होंने केवल भाजपा का विरोध करने के लिए, मोदी जी का विरोध करने के लिए, बिना मेल के, बिना संगठन के, बिना विचारों के दो दल आपस में मिले, और उसका परिणाम यह हुआ कि राज्य का विकास की जगह विनाश हुआ और कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है। नवीन, मैं डॉक्टर नदीम, 2 सवाल हैं। एक तो जो मैंने सवाल नवीन जी से किया था कि जो सरकार बनेगी उसके ऊपर जिम्मेदारी बड़ी होगी। 14 महीनों में हमने देखा कि सिर्फ पॉलिटिकल क्राइसिस रहा, बहरान रहा, काम आवाम का नहीं हुआ। और दूसरा डॉक्टर नदीम सवाल यह है कि क्या जो सरकार बनेगी वो पायदार होगी, वो मजबूत होगी, या उसका हाल भी इसी सरकार जैसा होगा?
देखिए, दोनों ही सवाल बहुत अहम हैं, क्योंकि बीजेपी के ऊपर अब एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। वैसे तो गेंद अब अभी गवर्नर साहब के पाले में है कि वो क्या करते हैं, लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद है कि बीजेपी वहां पर सरकार बना लेगी। और मैं ऐसा सोचता हूं कि, और मैं चाहता भी हूं कि बीजेपी को वहां पर सरकार बनाकर जो आवाम की फलाह और बहबूद के काम रुके हुए थे उन्हें बहुत जल्द ही पूरा करना चाहिए। मेरे कुछ दोस्त हैं, उनसे मेरी बात हुई है, लगातार वो मेरे से बातचीत करते रहते हैं। कर्नाटक हासन से उनका ताल्लुक है। वो बताते हैं कि यहाँ पर तरक्याती काम जो है वो बिल्कुल बंद हो चुके हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कर्नाटक 10-15 साल पीछे हो गया। दूसरी बात सर, बिल्कुल किसानों के काम नहीं हुए, किसानों के कर्ज को लेकर कोई काम नहीं हुआ है, आवाम परेशान है कर्नाटक में। बहुत सारे शोबों के अंदर गवर्नमेंट ने फंड रुके हुए हैं, फंड जारी नहीं किए गए। बहुत बुरी हो चुकी है सर, किसानों की हालत बहुत बुरी हो चुकी है और एडमिनिस्ट्रेशन जो पूरी तरह से काम करने में बिल्कुल जीरो हो चुका है, वो कुछ कर ही नहीं पा रहा है। मैं इससे आगे दूसरे सवाल का जवाब देना चाहूंगा सर जी। दूसरे सवाल का जवाब ये है कि सर मुझे ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट बनने के बाद बहुत लंबे टाइम तक तो नहीं चलेगी, लेकिन स्टेबिलिटी रहेगी। और बीजेपी चूंकि पहले ही उसे मौका मिला था, वो गवर्नमेंट नहीं बना पाई थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। सेंटर में भी इनकी गवर्नमेंट है, तो उस तरह की पुख्तगी जो है वो ऑटोमेटिक साइकोलॉजिकली लोगों को भी मिल चुकी है, इनके पॉलिटिशियंस को भी मिल चुकी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट 2-2.5-3 सुल्ताना बेगम जी, क्योंकि आप कर्नाटक से ही आती है, वहां की सियासत को बहुत करीब से आप देखती आई हैं, क्या बीजेपी अगर सरकार बना लेती है तो क्या वो सरकार चला भी पाएगी? ये बड़ा सवाल है। देखिए, इस बार जो पिछले बार जो बीजेपी ने हुकूमत की और इस बार जो करेगी इसमें फर्क रहेगा। इस बार इन लोगों का रिमोट कंट्रोल अमित जी और हमारे मुख्यमंत्री मोदी जी के हाथ में रहेगा। लोकल नहीं, येडियुरप्पा का कंट्रोल जो है सेंटर में अमित जी के पास रहेगा, तो ये लोग स्टेट लीडर्स अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। और रही भ्रष्टाचार की, करप्शन की बात, ये भी इस बार इन लोगों को इतना खुला ढील नहीं मिलेगा जितना लास्ट टाइम थोड़ा कुछ हो गया था। और नहीं, वो तो क्या इल्जाम ही था येडियुरप्पा पर, करप्शन का बड़ा इल्जाम लगा, इसी वजह से उन्हें अपनी सीट भी गंवानी पड़ी थी। था बट अगर ये बार नहीं, ये बार जो है इनका जो है कंट्रोल जो है हाई कमांड दिल्ली में रहेगा इनका। तो हम चाहेंगे, अभी जो हो गया है एटलीस्ट अब चाहेंगे कि जनता ये चाहेंगे कि बीजेपी जो है एक स्टेबल गवर्नमेंट रहा। दूसरी बात रही माइनॉरिटीज की, ये भी जिम्मेदारी है बीजेपी की कि वो एकदम कम्युनल हार्मनी मेंटेन करें। और येडियुरप्पा से बहुत उम्मीद है इस चीज की, मिलजुल के अच्छी तरह से एक स्टेबल गवर्नमेंट दे। काफी सबक मिल चुका है। मैं इंटरफेयर नहीं करी आपके इसमें, मुझे बोलने का एक जिम्मेदारी से काम करें, क्योंकि आखिर नुकसान किसका हो रहा है? आवाम का नुकसान हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंटल वर्क्स, किसानों का, ये सब काफी इश्यूज हैं स्टेट में जो इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। इसलिए इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है। मगर सवाल ये है, ये जो एमएलए जो रिजाइन करके वहां गए, जिसकी ताकत से ये लोग आज गवर्नमेंट फॉर्म कर सके, ये नहीं कि उन्होंने आज असेंबली में वोट किया, ट्रस्ट वोट में तो इन्हीं के 105 वोट पड़े गए, मगर आगे चल के ये वजन लेके इनके शोल्डर्स पे ये लोग कैसा बैलेंस करेंगे इसको, देयर विल बी काफी बीजेपी के अंदर मुदब्बिर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ सुल्ताना जी बात हो गई। मुदब्बिर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। सुल्ताना जी बात हो गई। मुदब्बिर साहब, जब हमारी सरकार बनी थी यहाँ पे, हमारी जब सरकार बनी थी, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज कुछ नहीं हुए यहाँ पे करके आप जो हम पे इल्जाम लगाया था, उसके लिए मैं एक बात का खुलासा करना पसंद करूंगा। क्योंकि यहाँ पे कर्नाटका में जब भी सरकार हमारी जब कांग्रेस और जेडीएस की बनी थी, उससे 6 बार इन्होंने कोशिश की थी कि एमएलए को खरीदे, और हमेशा कहते थे कि हमारे पास एमएलए आ गए। ये हमेशा रिसोर्ट पॉलिटिक्स ये लोग शुरू से जब से बनी है तब से करते आए हैं। ये स्टेट की बहबूदी के लिए नहीं, अपना इख्तिदार में आने के लिए हर तरीके से यहाँ पे नाटक का रचाया है इन्होंने। ये बात आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जब ये एमएलए को लेके रिसोर्ट में जाएंगे और कहेंगे कि मेरे पास 15 एमएलए 20 एमएलए, तो कहां से स्टेबिलिटी आएगी? तो मुदब्बिर साहब दूसरी तरफ जो आपके एमएलए थे, हर एमएलए तो मंत्री बनना चाह रहा था,
हर एमएलए तो वजारत चाहता था, यह भी तो सच्चाई है। हर एमएलए का कहना यह था कि उसके इलाके में काम नहीं हो रहा है। सॉरी, मुझे सुना नहीं था ठीक से, फिर से बोलेंगे? मैं ये कह रहा था कि इस सरकार का, कुमारस्वामी की जो सरकार थी, उसमें हर एमएलए की मंशा यही थी, हर एमएलए चाहता था कि उसे वजारत मिल जाए, उसे मिनिस्ट्री मिल जाए। हर एमएलए यही कहता था कि उसके इलाके में काम नहीं हो रहा है। हाँ। तो जनाब घर की फूट ही तो जगह हर इलाके में ये कह रहा था, नहीं, हर एमएलए ये कह रहा था, ये बात सही नहीं है। हर एमएलए जब तक सरकार बराबर में इनके जो अंडरस्टैंडिंग थी, ये तब कभी भी कहीं नहीं कि हमारे इलाके में काम नहीं हो रहा है। जब ये बीजेपी से जब मेल जोल हुआ, जब इन्होंने ऑफर देना शुरू किए, तब से ये बहानेबाजी शुरू हो गई। तब से ये बहानेबाजी शुरू हुई। तब तक के लिए कोई एमएलए ये नहीं कहा कि अपने इलाके में तरक्की का काम नहीं हो रहा है। तो क्या आप नवीन जी, नवीन कुमार जी, मैं नदीम साहब आ रहा हूं। नदीम साहब बात है, नदीम साहब मैं आ रहा हूं। नवीन कुमार जी, जिस ऑफर की बात कर रहे हैं, क्या वाकई में इसमें कोई सच्चाई है? क्योंकि हमने देखा कि बीजेपी लगातार वेस्ट बंगाल में भी कहती है कि इतने एमएलए हमारी तरफ हैं। इसके अलावा राजस्थान और एमपी को लेकर भी इस तरह के दावे किए जाते हैं। क्या कुछ सच्चाई ऐसी कर्नाटक में भी है? नवीन जी, मैं सच्चाई सुनना चाह रहा हूं। देखिए, हाँ, मैं वही बात को कहना चाह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल था कर्नाटक के अंदर, और ठीक है, वो नंबर नहीं जुटा पाया। उसने बहुमत से पहले ही अपना इस्तीफा दिया, येदियुरप्पा जी ने, सब जानते हैं, और 24 घंटे में फैसला किया। 15 दिन दिए थे राज्यपाल जी ने। सर्वोच्च न्यायालय ने भी उसके विषय में अपनी निर्णय टिप्पणी दी थी। लेकिन जिसके पास 99 विधायक है दोनों दलों को मिला करके, क्या उसकी सरकार बननी चाहिए क्या? आप मध्य प्रदेश में कहते हैं, मध्य प्रदेश की सरकार आज भी बैसाखी के ऊपर है, पूर्ण बहुमत से नहीं मिली है। वह कब बहुजन समाज पार्टी के आप बीजेपी की तरफ से तो वेस्ट बंगाल को लेकर भी दावे किए जाते हैं लगातार। नवीन जी, वेस्ट बंगाल को लेकर भी दावे किए जाते हैं कि टीएमसी के इतने एमएलए हमारे पाले में है। अब्बू भाई, पश्चिम बंगाल में कितनी बड़ी तादाद में वहां के नेता भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं, भाजपा में शामिल हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से ममता दीदी ने वहां पर एक व्यक्ति विशेष, मतलब जो इल्जाम मुदब्बिर साहब यहाँ पर लगा रहे हैं, उसमें सच्चाई है कि हर तरह से बीजेपी ने कोशिश की। बिल्कुल है, मतलब जो इल्जाम मुदब्बिर साहब लगा रहे हैं, उसमें सच्चाई है। नवीन जी, सच्चाई है उसमें कहीं ना कहीं। ने हम किसी बिल्कुल सच्चाई है अब्बू भैया, हम आपकी पार्टी के विधायकों को संभाल करके रखने की जिम्मेदारी हमारी है क्या? यह मुदस्सिर साहब की है। क्यों नहीं रखते अपनी पार्टी के लोगों को संभाल करके? और उनके लोग उनको छोड़ करके क्यों जा रहे हैं? और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों छोड़ के चले गए? उनकी जगह से कोई अध्यक्ष नहीं है, वो विदेश में बैठे हैं। हालत राष्ट्रीय अध्यक्ष छोड़ के नहीं गए, कांग्रेस खत्म हो चुकी है, उसके बाद डपले जा रहे हैं। थोता चना बाजे गना की बात करते हैं। आज आप हार चुके हैं, इसलिए आपका आज पार्टी की कमजोरी का फायदा उठाया। राज्य में आप हैं, आधा राज्य में निकल के बाकी और रह जाएंगे आपके। आप क्या कारण जा रहे हैं? ठीक है नवीन कुमार जी, इसके बाद बीजेपी का नवीन कुमार जी, इसके बाद कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान पर भी नजर जाएगा। नवीन कुमार जी, कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान पर भी बीजेपी की नजरें हैं। अबू भाई, अब मैं इसका मतलब ये मान लूं कि इनका आत्मविश्वास खत्म हो चुका, और मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से इन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा दिखाया और कमलनाथ जी को बना दिया, राजस्थान में सचिन पायलट, सीधा सीधा जवाब दीजिए कि नजर है या नहीं बीजेपी की? आपने कहा कि भाई कर्नाटक में मौका मिला तो हम मौका क्यों जाने दें, तो क्या वाकई में बीजेपी की नजर अब एमपी और राजस्थान में भी है? मैंने कहा ना कि देश भर में, मैं तो बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ, मुझे बोलने दें तो मैं 10 सेकंड में ही बता दूंगा सारी बात, किसी और की जरूरत ही नहीं है बताने। आप बहुत घुमा फिरा कर बताते हैं नवीन जी, इन्होंने चेहरा बात तो आप बताते हैं लेकिन बहुत घुमा फिरा कर बताते हैं। साफ साफ बता दीजिए कि बीजेपी की नजर है या नहीं? बिल्कुल, मुझे 30 अच्छा इतनी देर में अब्बू भैया, इतनी देर में तो मैं सब कुछ, मेरे को बोलने का मौका तो दो। मेरे मुंह में शब्द क्यों डाल रहे हो? ठीक है, मेरे को कहने दो ना। नहीं, मेरे को केवल इतना कहना है कि मध्य प्रदेश राजस्थान में ये अपनी सरकार नहीं चला पा रहे, इसमें हमारे को दोष ना दें। अगर इनके विधायक छोड़ करके जाए तो हमको दोष ना दें, लेकिन ये बात स्पष्ट है,
हर पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो राज्य क्षेत्रीय दल हो या फिर जो राष्ट्रीय दल हो, हर कोई चाहता है कि जहां जहां उनके पॉलिटिकल पार्टी का विस्तार हुआ है वहां पे वो सरकार में रहे, जनता की सेवा करें। ठीक है, सुभाष, अगर ये सुभाष गुप्ता जी, नवीन की बात हो गई। देखिए मैंने बहुत टाइम दे दिया, 14 दिन में चले गए। नवीन जी मैंने काफी टाइम दे दिया। ये बात गलत है, पैसे के बलबूते पे मुदब्बिर साहब बात हो गई, मैंने वो बात पूछ ली। मैं सुभाष गुप्ता जी, बहुत अहम सवाल जो बार बार ये सवाल उठता है और जिसकी तरफ डॉक्टर नदीम ने भी और संतोष पाठक जी ने भी इस पर रोशनी डाली थी कि मुल्क में दल बदल का जो मसला है इसे कैसे खत्म होगा, क्योंकि जब इस तरह से नाटक होता है, जिस तरह से कर्नाटक में हमने आज नाटक देखा है कि जो एमएलएज हैं, जो मेंबर्स हैं, जो दल बदल करते हैं, ये बहुत बड़ा इश्यू है। आखिर ये कैसे खत्म होगा? इसमें सिर्फ आवाम ठगे जाते हैं, पब्लिक ठगी जाती है। सुभाष गुप्ता जी, तो पब्लिक को होशियार होना चाहिए। दल बदल का जो लॉ आया 1985 में, जिसमें 10th शेड्यूल के अंदर ये आया कि दल बदल जो है पॉलिटिकल स्थिति को चरमरा देता है और सभी पॉलिटिकल पार्टीज को जहां से ये दल बदल होता है उसको ये अस्थिर कर देता है। उसके बाद ये लॉ लाया गया। लॉ लाने की इंटेंशन तो बहुत ठीक थी, लेकिन लॉ में जो बार बार संशोधन होते गए, 2 बार संशोधन हुआ कि स्प्लिट कब होगा, 1/3 होगा, 2/3 होगा, और फिर उसकी परिभाषा के हिसाब से कि वॉलेंट्री एक रेजिग्नेशन जो है वो रेजिग्नेशन होगा और उसके ऊपर स्पीकर जो है अपना डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करेगा कि वॉलंटरी है या नहीं। इस तरह से हम अगर देश के सुप्रीम कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट के पास ये मुद्दा कई बार आया और आज ये लगता है कि ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, जो 10th शेड्यूल है 1985 में जो राजीव गांधी साहब लेकर आए थे, आज उसको एक गौर से देखने की जरूरत है। इस लॉ के अंदर लूप होल्स हैं, वो लूप होल्स प्लग होने चाहिए और वो लूप होल्स प्लग कौन करेगा? आवाम का नुकसान होता है। डॉक्टर नदीम दूसरी पार्टी में आ जाता है। मैं आपके चैनल के जरिए से ये सुप्रीम कोर्ट से अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस पर नजरसानी करें, क्योंकि इसमें इतने ज्यादा लूप होल है कि इसका फायदा लगातार सियासी जमातें उठा रही हैं और इससे आवाम ठगा जाता है, आवाम को नुकसान होता है और आवाम के लिए संतोष पाठक जी, मैं 20 सेकंड आपको भी दे रहा हूं, मेरे पास 30 सेकंड हो जाता है। संतोष पाठक जी, क्या वाकई में दल बदल के कानून पर अब नजरसानी होनी चाहिए? आवाम का नुकसान होता है। बिल्कुल अबू हुरैरा जी, और मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है कि दल बदल जैसा कोई कानून होना ही नहीं चाहिए। अगर ये कानून खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस कानून ने सांसदों और विधायकों को अपनी पार्टी का बंधक बनाकर रख दिया है, कोई व्यक्तिगत और स्वतंत्र सोच है ही नहीं। और अगर ये कानून खत्म हो जाएगा तब शायद राजनीतिक दल जो उनका मूल कैडर होगा, जो प्रतिबद्ध कैडर का कार्यकर्ता होगा, उसी को टिकट दिया करेंगे। इस पर गौर फिक्र किया जाना चाहिए। और अब कर्नाटक की एक तस्वीर तो एक तरह से साफ हो गई, कुमारस्वामी जी की सरकार चली गई है और अब आने वाली सरकार क्या कुछ होगी, यहां पर सियासी तस्वीर क्या कुछ बनेगी, यह भी देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष गुप्ता जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। नवीन कुमार जी आपका शुक्रिया, नदीम अहमद साहब, संतोष पाठक जी, सुल्ताना बेगम साहिबा और मुदब्बिर अहमद खान साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।